आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का जो टॉप 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। आपको पता है कि टॉप 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चालू किया गया है। टॉप जो 15 क्वेश्चन है, टॉप 15 जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका सीरीज चालू किया गया है। तो इसका भाग 1 हम लोग पढ़ लिए, ये भाग 2 है, यानी कि 1 से लेकर 4 तक सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसको लॉन्ग क्वेश्चन बोलते हैं और हिंदी में उसको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं। ये क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक जो वीवीआई क्वेश्चन है, इसको देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को वीवीआई क्वेश्चन भी बोलते हैं। तो जो वीवीआई क्वेश्चन है 4 तक हम लोग देख लिए। तो कुल हम लोग 15 को क्वेश्चन करेंगे इसमें। बस पेपर 1 से, पूरा पेपर 1 से जितने भी चैप्टर है उसमें से मात्र 15 को क्वेश्चन बाहर निकाले हैं, जो कि वीवीआई है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो 15 को क्वेश्चन में 4 को क्वेश्चन हमने कर लिया है। अगर आपको देखना है वो 4 को क्वेश्चन अगर नहीं देखे तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, देख सकते हैं। और ये आज हम लोग इससे आगे 4 से आगे यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है और उसमें हम भाग 1 में बताए भी थे कि कैसे उसका आंसर लिखना है, क्या करना है। और आप लोग आंसर लिखकर टेलीग्राम ग्रुप में भेजिए। आप लोग आंसर नहीं भेजते हैं टेलीग्राम ग्रुप में, भेजिए आप लोग आंसर लिखकर टेलीग्राम ग्रुप में, तभी ना पता चलेगा कि कैसे लिखना है, आंसर क्या करना है। सिर्फ क्वेश्चन जानने से थोड़ी होता है, आपको आंसर भी लिखकर भेजना पड़ेगा। तो इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप में आंसर लिखकर भेजिए। जिनको पता नहीं उसको उनको बता दें कि एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है जिसमें आपको आंसर लिखकर उसका जो लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं और इस क्वेश्चन के आंसर जो भी हम बताएंगे क्वेश्चन, इसके आंसर लिखकर उसमें भेज सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन का, क्योंकि 4 तक हमने कर लिया है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन है कि जैन धर्म के वर्तमान के जीवनी एवं उपदेशों पर प्रकाश डालें। क्या क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर? जैन धर्म के वर्तमान के जीवनी एवं उपदेशों पर प्रकाश डालें। तो ये वर्तमान कौन थे और जैन धर्म क्या है, इसके बारे में बहुत अच्छा से हमने बताया। ये अलग एक वीडियो ही बनाया हमने, जैन धर्म के बारे में एक अलग वीडियो बनाया हमने। अगर देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका भी दे देंगे, जैन धर्म वाला वीडियो आप देख सकते हैं और इसका आंसर उसमें से भी लिख सकते हैं। या जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर यानी अंतिम तीर्थंकर महावीर, जिनको वर्धमान भी कहते हैं। महावीर को क्या कहते हैं? वर्धमान भी कहते हैं। तो इनकी जीवनी के बारे में लिखना है, इनके माता पिता का नाम लिखना है, उनके बाद इनके भाई का नाम क्या था? नंदी वर्मन था। इन्होंने गृह त्याग 30 वर्ष की उम्र में किया था और इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये क्या क्या उपदेश दिए थे, इनके धर्म का 5 महाव्रत भी बताए थे, त्रिरत्न भी बताए थे, 5 महाव्रत बताए थे। ये सब पूरा विस्तार से हम बताए हैं उसमें। तो आपको क्या करना है, इसका आंसर लिखना है और लिखकर कहाँ भेजना है? टेलीग्राम ग्रुप में, ताकि हम चेक करके आपको बताएं। आप ही को बताएंगे चेक करके। इसमें फायदा किसका है? हमारा है। अगर आप आंसर लिखकर भेजते हैं तो फायदा किसका है? हमारा है फायदा, उसमें नहीं, आपका ही फायदा है ना। हम चेक करके उसमें भेजेंगे कि हाँ ठीक लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। तो आप इसका आंसर टेलीग्राम ग्रुप में जरूर भेजिएगा। ये है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? क्या क्वेश्चन है? अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा इस बात पर कि गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। क्योंकि थोड़ा सा बता देते हैं, उसके बाद आप अपने से आंसर ढूंढिएगा और लिखिएगा। गुप्त काल को स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है कि गुप्त काल के समय बहुत सारे विज्ञान में, साहित्य में बहुत सारे रचनाएं हुई, बहुत सारे साहित्यों की रचना हुई, बहुत सारे ऐसे कला, बहुत सारे भवन निर्माण हुए। इसीलिए जो गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। देखिए अलग अलग राजाओं के क्षेत्र में भी, अलग अलग राजाओं के शासनकाल में भी उत्पत्ति हुई, लेकिन उस समय विज्ञान के भी क्षेत्र में, साहित्य के भी क्षेत्र में, भवन निर्माण कला के भी क्षेत्र में, मतलब सारे क्षेत्रों में वृद्धि विकास हुआ। जैसे आपने आर्यभट्ट का तो नाम सुना होगा, जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया था। जीरो का खोज किसने किया था? खोज आर्यभट्ट ने किया था। उन्होंने ही बताया था ना कि पृथ्वी गोल है और अपनी अक्ष पर क्या करती रहती है? घूमती रहती है। तो ये कब के थे? गुप्त काल के ही थे, उस समय ही थे, गुप्त काल के समय ही ये भी थे। आर्यभट्ट एक बहुत अच्छे खगोल शास्त्री थे, क्या थे? और गणितज्ञ भी थे, यानी कि गणित के बारे में बहुत अच्छी जानकारी था इनको। किनको? आर्यभट्ट को। तो ये गुप्त काल को इसीलिए स्वर्ण युग बताइए। इतने अच्छे मतलब इतने अच्छे खगोल शास्त्री हुए, ये सब गणितज्ञ हुए और भी बहुत सारे वैज्ञानिक उस समय हुए, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, अगला जो है 7 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये
5 और 6 हो गया। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं? इसके प्रचार के लिए अशोक ने क्या किया? अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं और इसके प्रचार के लिए अशोक ने क्या किया? ये भी बहुत ही वीवीआई और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसके बारे में तो मौर्य काल में हम पढ़ाए ही हैं। मौर्य काल में क्या किए हैं? पढ़ाए ही हैं। ये चैप्टर 9 किसमें ये पेपर 1 का चैप्टर 9 में हम क्या किए हैं, इसको बहुत अच्छा से पढ़ाए हैं मौर्य काल के बारे में। अगर देखना है तो पेपर 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, प्ले लिस्ट का पेपर 1 का। उसमें चैप्टर 9 आप देख सकते हैं मौर्य काल के बारे में। उसमें हम अशोक के बारे में बहुत अच्छा से बताए हैं। अशोक कैसा राजा था, क्या था, उसका साम्राज्य विस्तार के बारे में, धर्म प्रचार के बारे में, अब कुछ अभी भी बता देते हैं, धर्म प्रचार के बारे में सब अच्छा से विस्तार से बताया। अभी भी कुछ उसके बारे में बता देते हैं। अशोक किसका लड़का था? बिंदुसार का। देखिए ये मौर्य वंश का तीसरा राजा था, तीसरा प्रतापी राजा। पहला राजा चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार, तीसरा अशोक। अशोक प्रतापी राजा हुआ, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य था वैसे ही क्या हुआ, ये भी प्रतापी राजा हुआ। और बहुत सारे मतलब कलिंग से युद्ध किसने किया था? यही ना, कलिंग से युद्ध किया था। ये बहुत ही कुशल राजा था। कलिंग से युद्ध करने के बाद इतने इसको नहीं, कलिंग को इतनी क्षति हुई और इतना लोगों का मृत्यु देखकर ये क्या हुआ, इसने युद्ध का त्याग कर दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म का अपनाने के बाद बौद्ध धर्म के वृद्धि विकास में एकदम लग गया, प्रचार में लग गया। सभी को मतलब अपने जो मंत्री थे, कर्मचारी थे, सभी लोगों को प्रचार के लिए भेजने लगा। यहाँ तक कि अपने लड़का और लड़की को भी भेजा था, संघमित्रा को भी भेजा था, और महेंद्र और संघमित्रा दोनों को भेजा था प्रचार के लिए। कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। तो ये प्रचार करने लगा और बहुत सारे इसने शिलालेख खुदवाए, शिलालेख और गुहा लेख और ये स्तंभ लेख। शिलालेख जानते हैं ना, इतना चौड़ा पत्थर पर जो लिखवाते हैं उसको शिलालेख बोलते हैं। स्तंभ लेख खंभा पर लिखवाया जाता है, खंभा पर लिखवाया था उसको स्तंभ लेख बोलते हैं। गुहा लेख यानी गुफा में जब कोई चीज लिखवाया जाता है तो उसको गुहा लेख बोलते हैं। खंभा पर लिखवाया जाता है, स्तंभ लेख हो जाता है, और चौड़ा पत्थर पर ऐसे या पत्थरों पर लिखवा दिया जाता है उसको शिलालेख बोलते। तो यही अशोक के बारे में था। उसने धर्म का मतलब धर्म का मतलब क्या, तो धर्म के बारे में भी हम बहुत अच्छा से बताए हैं उसमें। अगर देखना होगा तो उसका लिंक पेपर 1 का चैप्टर 9 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई बहुत वीवीआई है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। हड़प्पा सभ्यता वाला चैप्टर में हम पढ़ाए भी हैं, चैप्टर 4 है और पेपर 1 का है, जिसका लिंक पेपर 1 का प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं और आप देख सकते हैं। उसमें से चैप्टर 4 अभी बता रहे हैं उसका पतन के क्या कारण था। हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, आपको पता ही है। तो ये जो जब इसकी खुदाई हो रही थी उस समय इसके महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल थे। तो इसकी जो पतन का कारण जानने का समय है कि इसका मतलब ये नष्ट कैसे हुआ होगा। इतनी बड़ी सभ्यता, इतनी विकसित सभ्यता नष्ट कैसे हो गया? इतनी विकसित सभ्यता नष्ट कैसे हो? क्योंकि बहुत मोटा बहुत चौड़ा दीवार बनाया गया था बाढ़ से और भी बाहर आक्रमणकारी से। तो जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मैक ने कहा था कि ये बाढ़ से ही ये नष्ट हुआ हो, क्योंकि नदी के किनारे था ना। ये सिंधु घाटी सभ्यता किसके किनारे था? नदियों के सब किनारे ही था। तो बाढ़ आया होगा, बस इसी में नष्ट हो गया। लेकिन कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोग नहीं, कुछ इतिहासकारों का, क्योंकि लोग का बात थोड़े माना जाएगा, इतिहासकार जो होंगे उनको बात माना जाएगा। तो कुछ का कहना है कि नहीं बाहरी आक्रमण हुआ था, तो कुछ ने कहा था कि नहीं बाहरी आक्रमण नहीं हुआ था, प्राकृतिक प्रकोप यानी कि कोई और भी बीमारी आ गई थी, इसी कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई। लेकिन अभी तक जो प्रमाण मिले हैं वो बाढ़ से ही नष्ट होने का प्रमाण मिला है कि बाढ़ से ही नष्ट हो गया था। तो ये हुआ ये क्वेश्चन, आप इसका आंसर जरूर लिखिएगा। अब इसके आगे हम लोग अगले भाग में देखेंगे। इतना मोस्ट इंपोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हो गया। इसका आंसर जरूर आप लिखकर टेलीग्राम ग्रुप में भेजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप उसका आंसर लिख कर भेजिएगा। और लगभग 2 क्लास होगा, क्योंकि 2 क्लास हुआ है, लगभग 4 क्लासेस में, 4 या 5 क्लासेस में ये खत्म हो जाएगा पेपर 1। फिर 4 या 5 क्लासेस में पेपर 2 भी क्या हो गया, खत्म हो जाएगा पेपर 2। अभी पेपर 2 का स्टार्ट नहीं किया है, पेपर 2 भी 4 या 5 क्लासेस में क्या होगा, खत्म। अगर जिनको भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला देखना है तो उसका क्लासेस लगभग पूरा ही हो गया, मात्र कुछ ही बस 2-3 को क्लास बाकी होगा, इससे अधिक बाकी नहीं होगा। मतलब बहुत अच्छा से जितना अधिकतर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो करवा दिए हैं। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला भी देखना है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो वीवी है यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसका क्लास पेपर 1 और पेपर 2 का दोनों का बन गया है। तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट में भी जाकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं। तो इसका लगभग और 2 क्लास होगा, इसका ये लॉन्ग वाला का, ये अभी जो करवा रहे हैं अभी दीर्घोत्तर, ये 2 क्लास होगा, उसके बाद पेपर 2 चालू किया जाएगा।
हमें लगता है कि बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तब कमेंट में पूछ सकते हो। हमें लगता है कि बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा।